Hello student, welcome to physics online classes of Symbiosia School. Today we will study magnetic field due to infinitely long straight current carrying conductor. So magnetic field due to a straight wire carrying conductor, यानी कि एक infinitely long straight wire है और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। तो इस वायर में जब करंट फ्लो हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो उसी मैग्नेटिक फील्ड को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पर डायग्राम में देखिए कि ये जो वायर है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है I। और इस वायर में हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है जो आपको यहाँ पर ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। ये एलिमेंट हमने ले लिया है DL। अब इस एलिमेंट से R डिस्टेंस पर, इस एलिमेंट से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है एक पॉइंट है P, जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पेपर के अंदर जा रही है, यानी कि इस स्क्रीन के अंदर जा रही है। और डॉट का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता हुआ आ रहा है, यानी कि प्लेन ऑफ पेपर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। और क्रॉस का मतलब होता है कि पेपर के अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है। सो सपोज कर लिया कि अगर इस पॉइंट को हम इस वायर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलाएं तो ये लाइन यहाँ पर A डिस्टेंस पर, जो लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, इस वायर पर लाइन ये वाली परपेंडिकुलर है जो कि A डिस्टेंस पर है। अब यानी कि इस परपेंडिकुलर से जब ये इस इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर को हमने यहाँ पर मिलाया है, एज्यूम कर लिया कि वो कहाँ पर किसी पॉइंट पर जाकर मीट करेगा, तो यहाँ पर एंगल ले लिया हमने φ2 और इसी तरीके से नीचे वाला एंगल ले लिया φ1। अब यहाँ पर जो आपका ये जो ट्राइंगल बना है, इस ट्राइंगल में हमने ये एंगल ले लिया φ, ये वाला जो एंगल ले लिया है वो कितना है φ, और यहाँ पर ये एंगल है थीटा। तो अभी आप बायो-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग देख चुके हो कि जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो मैग्नेटिक फील्ड dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर होता है। अब इस ट्राइंगल में आप देखिए, इस ट्राइंगल में साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा A अपॉन R। अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं तो ये रहा आपका थीटा एंगल, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा A अपॉन R, जो कि इसी ट्राइंगल में कॉस फाई के बराबर होगा। सो यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल लेंगे, R इक्वल्स टू हो गया A अपॉन कॉस फाई। इसी तरीके से सेम इसी ट्राइंगल में आप देखेंगे टेन फाई इक्वल्स टू होगा I अपॉन A, यानी कि ये टेन फाई इक्वल्स टू I अपॉन A। टेन फाई एंगल के लिए ये आपका परपेंडिकुलर हुआ और ये आपका बेस हो गया, तो टेन फाई के लिए ये वैल्यू हो गई I अपॉन A। यहाँ से I की वैल्यू निकाल ली, I इक्वल्स टू A टेन फाई। अब DL इक्वल्स टू हो जाएगा A सेक स्क्वायर फाई D फाई। DL इक्वल्स टू A सेक स्क्वायर फाई D फाई। अब हमने R, DL और DB ये सारी वैल्यू हमने R, DL ये वाली वैल्यूज जो है वो हमने इसमें रख दी फर्स्ट इक्वेशन में, इसमें। तो इस इक्वेशन को रखने पर और उसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फाइनल इक्वेशन ये मिल जाएगी। सो DB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I कॉस फाई D फाई अपॉन A। देखिए जब आप इसकी वैल्यू को रखेंगे, DL की वैल्यू को रखेंगे A सेक स्क्वायर फाई, तो इसको सेक स्क्वायर फाई को हम लिख सकते हैं, यानी कि DL इक्वल्स टू आ जाएगा आपका A अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, और यहाँ पर I इक्वल्स टू आ जाएगा, I की वैल्यू आपकी कहाँ है, ये I इक्वल्स टू आ जाएगा A टेन फाई। अब आपको रखनी है R स्क्वायर की वैल्यू। सो R स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, तो R स्क्वायर को रखेंगे A स्क्वायर और ये कॉस ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई। अब यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर फाई से कॉस स्क्वायर फाई कट गया, A से A कट गया, तो यहाँ पर
एक बचेगा आपका साइन का टर्म और एक बचेगा आपका कॉस का टर्म। फिर उसको आगे और हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बच जाएगा आपका आई कॉस फाई डी फाई। अब यहाँ पर क्योंकि ये जो लेंथ है वो लेंथ आपकी इनफाइनाइटली है, तो हमने इसमें होल मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के लिए, इस पॉइंट पर होल मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया इसका -φ1 से φ2 तक। यहाँ पर ये क्योंकि हमने आपने ये वाली एक्सिस जो है इसको हमने ले लिया है, तो ये आपका जो लोअर वैल्यू है तो इसको हमने माइनस से लिया है। सो -φ1 to φ2 और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब इसमें जब ये बहुत ज़्यादा लंबा वायर होगा तो उस टाइम पर ये जो एंगल हो जाएंगे φ1 एंड φ2 ये लगभग 90 हो जाएंगे। ये जो एंगल हो जाएंगे वो लगभग 90 हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में φ1 और φ2 की वैल्यू π/2 रखने पर φ1 एंड φ2 की वैल्यू क्या रखेंगे, π/2, और π/2 रखने पर ये आ जाएगा 2। यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये होगा μ0 2i अपॉन 4πa। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा μ0 i अपॉन 2πa। अब अगर हम इसमें एक ग्राफ ड्रॉ करें जो कि डिस्टेंस a और b के बीच में है, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा एक हैंड पे यानी कि राइट हैंड साइड पे, और जैसे जैसे फिर से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पहले इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम इस तरीके से लेते हैं जैसे कि ये आपका वायर था और ये आपकी डिस्टेंस थी, तो जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे फिर ये यहाँ से जैसे जैसे ये दूर चलता जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड फिर से डिक्रीज होता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि उस पॉइंट की डिस्टेंस जैसे जैसे वायर से बढ़ेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। सो डायरेक्शन ऑफ बी इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ dl क्रॉस आर, और यहाँ पर भी b की डायरेक्शन सेम वही होगी जो कि dl क्रॉस r की है, क्योंकि ये तीनों ही वेक्टर क्वांटिटीज है विच कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डायग्राम एंड एंटरिंग इनटू द प्लेन एट p। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्लेन जो डायग्राम बना हुआ है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और उस प्लेन में अंदर जाता हुआ यानी कि एंटर करता हुआ उसकी डायरेक्शन होगी। यहाँ पर नीचे जो दो डायग्राम दे रखे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दे रखे हैं। जब करंट आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो जिस तरीके से हम फिंगर से करंट कैरिंग वायर को एनसर्कल करते हैं यानी कि होल्ड करते हैं, तो उस सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनता है, यानी कि अगर आपके पास ये क्या है, ये एक कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड पर आप आयरन फ्लिंग्स जो है वो स्प्रिंकल कर लीजिए। जब आपने ये सारी आयरन फ्लिंग्स यहाँ पर स्प्रिंकल कर ली और उस कार्डबोर्ड को आप थोड़ा सा टैप करेंगे तो ये सारी आयरन फ्लिंग्स जो होंगी वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में चेंज हो जाएंगी, अपने आप को चेंज कर लेंगी या रीसेट हो जाएंगी, और ये कंसेंट्रिक सर्कल्स कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे जहां पर ये मैग्नेटिक जो एरो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। दूसरे डायग्राम में एक्सपेरिमेंट सेम वही है, सिर्फ करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया है, यानी कि करंट की डायरेक्शन को अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में किया गया है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब करंट होगा तो उसमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बाकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वही रहेंगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स रहेंगे। इन कंसेंट्रिक सर्कल्स में ये जो वायर है इस वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर के पास यानी कि करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, और जैसे जैसे ये बाहर की तरफ चलते जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड वीक होता चला जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा और जैसे जैसे बाहर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होता चला जाएगा। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स है। यहाँ पर
ये जो था वो एक स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसके लिए आपका ये फॉर्मूला है B = μ0I/2πa। किसी किसी बुक में यहाँ पर 2πr भी लिखा हुआ है। सो जो भी हम लेंथ लेंगे वो उस पर डिपेंड करेगा। ओके, थैंक यू।